नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत की युवा शक्ति की, शिक्षा और कौशल विकास की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी वाला देश भारत है और ये युवा शक्ति न्यू इंडिया का आधार स्तंभ है। लिहाजा केंद्र सरकार की नीतियों में, बजट में, योजनाओं में युवाओं को लेकर भविष्य के विकास का विजन दिखाई देता है। जैसा कि शनिवार को युवा शक्ति का कौशल विकास और शिक्षा विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि अमृतकाल के बजट में युवाओं और उनके भविष्य को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। बजट एक व्यवहारिक और उद्योग उन्मुखी शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित है और युवाओं के बेहतर भविष्य की नींव रखने वाला है। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से कैसे युवाओं की तकदीर बदल रही है, सुधारों के साथ शिक्षा क्षेत्र की कैसे तस्वीर बदल रही है, युवाओं के दम पर दुनिया के सामने कैसे मजबूती से भारत खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी मुद्दों पर बात की। इसलिए मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे, खास मेहमानों के साथ हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज क्या कहा। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने अपने युवाओं को आउटसाइड द क्लासरूम एक्सपोजर देने के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को फोकस किया है। आज नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल पर लगभग 75,000 एम्प्लॉयर्स हैं। ये इंटर्नशिप की लगभग 25 लाख रिक्वायरमेंट पोस्ट कर चुके हैं। इससे हमारे युवाओं और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाभ हो रहा है। मैं इंडस्ट्री और शिक्षा से जुड़े संस्थानों से आग्रह करूंगा कि इस पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करें। जाहिर सी बात है, जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो शिक्षा और कौशल विकास इससे खास तौर पर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की। आपका स्वागत है नीलिमा जी। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर अमन अग्रवाल जी से, जो निदेशक हैं भारतीय वित्त संस्थान से। आपका स्वागत है अमन जी। और साथ में मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं अतुल कुमार तिवारी जी, जो सचिव हैं कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार। आपका स्वागत है अतुल जी। और साथ ही हम बात करेंगे दिलीप चिनाय जी से, जो पूर्व सीईओ हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत मैं अतुल कुमार तिवारी जी आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा देश की युवा शक्ति का है, कौशल विकास का है, शिक्षा का है, देश के बजट का है। क्योंकि सरकार का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा कि इस बार के अमृतकाल के बजट में युवाओं को खास तौर पर अहमियत दी गई है। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के आज के संबोधन की, क्या मायने हैं इसके, क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से ये काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हैं, जिसमें उन्होंने कौशल विकास को और शिक्षा को युवाओं की शक्ति से जोड़ा है जी। और इस संदर्भ में चूँकि हमारे इस साल के बजट में स्किल डेवलपमेंट से 4 मुद्दे रिलेटेड थे और बजट वेबिनार का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें और स्कीम को या बजट के जो घोषणाएं हैं उसको कैसे कार्यान्वयन में हम ला सकें और उसके लिए हमें रणनीति और एक्शन प्लान बनाएं। इस उद्देश्य से वेबिनार आयोजित की जाती रही है। इस संदर्भ में आज हमें हमारे एजुकेशन और स्किलिंग इकोसिस्टम में सारे लोगों को अपार हर्ष हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें संबोधित करते हुए इनसे, जैसे आपने कुछ सारी बातें रखी, बहुत सारी स्किल के बारे में उन्होंने अपने विचार से हमें साझा कराया जी। और मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ अंश उनका कोट करना चाहूँगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। साथ ही इसमें इंडस्ट्री 4.0 जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, IoT, ड्रोन्स जैसे अनेक सेक्टर्स के लिए भी मैन पावर का निर्माण किया जा रहा है। इससे इंटरनेशनल वर्क इन्वेस्टर्स के लिए भारत में काम करना और आसान होगा।
साथ ही उन्होंने स्किल और एजुकेशन दोनों को देश के अमृतकाल के दो सबसे महत्वपूर्ण टूल्स बनाए। जी। ये टूल्स जो बताएं वो कैसे और क्यों? वो इसलिए कि हमारे युवाओं को, प्रधानमंत्री जी पहले भी ये कह चुके हैं, हमारे युवाओं को ना सिर्फ एजुकेशन और ना सिर्फ स्किल, और एजुकेशन भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने जो मंत्र दिया है वो है स्किलिंग, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग। और जैसा आपने कोविड के बाद देखा है कैसे हम सब लोगों ने अपने आप को रीस्किल किया है, और कोविड के बाद खासकर पूरे वातावरण में एक महत्वपूर्ण चेंज आया है, एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो हम भी ये देखते हैं कि हर एक समय लोगों को नए स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। जी। और आपको जैसे पता होगा कि एजुकेशन से हमें फाउंडेशनल स्किल्स मिलती है और टेक्निकल एजुकेशन से हमें ट्रांसफरेबल स्किल्स मिलती है, और उन सब के साथ मिला हुआ है डिजिटल स्किल्स। तो जब तक दोनों का फाउंडेशनल स्किल्स एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स का समन्वय जब तक नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति विशेष या हमारा युवा ना अपनी अच्छा कर पाएगा, ना देश और समाज के लिए अच्छा कर पाएगा। तो जिस तरह से इंडिया इज़ ए यंग ग्रोइंग सिटी, a growing nation with a very young population, and we have the demographic dividend with us. It's time for us to skill them and educate them so that they become employable. और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक स्टडी भी हुई है जिसमें ये माना गया कि भारत जैसे देश में अगर हम अपस्किलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें तो हमारी जो जीडीपी है अगले 2030 तक 6.1% की उसकी वृद्धि होगी, स्किलिंग एज ए फैक्टर अलोन। जी। तो इसकी बात इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृतकाल के प्रथम बजट में युवाओं को और उनके भविष्य को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल हो, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, ये बजट उसकी नींव मजबूत कर रहा है। जी। बिल्कुल, मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा अमन जी आपसे, क्योंकि बात बजट की है, मुद्दा बजट का है, देश की युवा शक्ति का है, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि अमृतकाल की जब हम बात कर रहे हैं तो देश, भविष्य का भारत कैसा हो विकास की दृष्टि से, उसमें युवा शक्ति की जो भूमिका है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी बार बार उसका उल्लेख करते हैं। इस बार के बजट को शिक्षा और कौशल विकास की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, पहली बात, जो भारत का भविष्य है वो युवा ही है, सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। पर अगर हम हकीकत में नंबर्स में भी देखें तो करीबन 68% जो पॉपुलेशन है वो युवा वर्ग हिंदुस्तान का इस समय है, जो कृषि में भी लगा हुआ है, इंडस्ट्री में भी लगा हुआ है और उद्योगों में भी लगा हुआ है। और अगर हम जो इस बार का बजट देखें या पिछले साल का भी बजट देखें तो उसमें हर एक सेक्टर को लेके, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स के अंडर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर एक सेक्टर के अंदर युवा का जो योगदान है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हो, चाहे वो स्किल इंडिया के थ्रू हो। और इस सरकार ने 2014 से जितनी भी मुहिमें निकाली हैं, अलग अलग जो स्कीमें निकाली हैं, उनके अंदर सबका युवा का योगदान, चाहे वो एमएसएमई में जो माइक्रो की बात करते हैं उसको भी उन्होंने युवा के प्रति देखते हुए लाने की कोशिश की है। और इसमें युवा लड़का लड़की नहीं, पर युवा, जो भी युवा है जिसमें क्षमता है, जो अपनी क्षमता को देना चाहता है और विश्व के माध्यम पे लेके जाना चाहता है, उसके मद्देनजर रखते किए। और सिर्फ ये नहीं कि जो आदमी जब वो वर्केबल कंडीशन में हो, जब हम कहते हैं 16 साल की उम्र से लेके 35 या 40 साल की या 45 ईयर्स की एज तक की बात करें, इस एज को नहीं लेके सरकार ने यह भी कोशिश किया कि उसको कैसे हम योगदायी बना सकते हैं भारत की जो ग्रोथ है उसके प्रति। और इसलिए उन्होंने चैनल्स शुरू किए, डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करी, कोरोना के माध्यम में जो प्रॉब्लम्स आई उसको देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके किस तरीके से उनको एम्पावर किया जाए, पढ़ने के दौरान भी और काम करने के दौरान भी, दोनों तरीके से भारत सरकार ने उसको सक्षम बनाने के लिए। इस जो स्पीच अभी प्रधानमंत्री जी, बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने 2-3 चीज़ें कही। एक तो करीबन जो इंटर्नशिप है, जैसे हमारी संस्था पिछले 37 साल से बच्चों को योग कहती है कि आप करिए जाके, भारत सरकार ने कहा, और अब देखेंगे हम कि बड़ी सारी जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसको बड़े तवज्जो से लेंगी कि किस तरीके से पढ़ा तो रहे हैं, साथ में उसको इंटर्नशिप दें। और 50 लाख इंटर्नशिप, प्रधानमंत्री ने 50 लाख इंटर्नशिप के लिए सिर्फ इंटर्नशिप नहीं, उनके लिए फंडिंग भी भारत सरकार प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो मेरे विचार में एक ये प्रोत्साहन जो दिया है इंटर्नशिप को, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन को, स्किल एक चीज़ है, और एक
पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या इवन स्कूल लेवल पे नॉलेज होना, प्रैक्टिकल नॉलेज होना उस चीज़ का बहुत ज़रूरी है, जो सरकार टेलीविज़न के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से और बाकी बाहरी संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो हाउसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, जर्नलिज्म, सभी क्षेत्रों में उन्होंने बजट में प्रावधान भी किए हैं, एलोकेशंस भी किए हैं और उसको तवज्जो दिया है कि हम किस तरीके से एक आम नागरिक तक, जो सिर्फ दिल्ली जैसे शहरों में नहीं है, जो छोटे छोटे गांव में, बॉर्डर एरिया में बैठा है, जिसके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, वो भी पॉसिबिलिटी लेके उसको ग्रोथ में ला सकते जी। इसीलिए बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही युवा शक्ति को लेकर कि देश की युवा शक्ति एक ताकत है, शक्ति है देश की, और ख़ास तौर से अगर बात की जाए स्टार्टअप्स की, बात की जाए टेक्नोलॉजी की, बात की जाए, उसके चलते देश की अर्थव्यवस्था में, विकास में युवा शक्ति एक अहम भूमिका निभा रही है। दिलीप जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से कैसे जो हमारा देश का युवा है वो तकदीर बदल रहा है, मतलब कैसे तस्वीर बदली है। तो मनोज जी, अगर आप देखें, जैसे अतुल जी ने भी शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री ने जो इस अपने जो इनॉग्रल भाषण में जो उन्होंने कहा था कि एक तो ये उन्होंने जो टेक्नोलॉजी की बात की थी, जो 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो उन्होंने की थी, वो एक तरीके से इंडस्ट्री और एकेडमिया को एक तरीके से जोड़ेगा और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री को, इसको एक तरीके से सॉल्व करेगा। दूसरी बात जो उन्होंने टेक्नोलॉजी के बाद में कहा था, जो ICMR के जो लैब्स खुल गए हैं जिसमें एकेडमिया और इंडस्ट्री मिल करके रिसर्च कर सकते हैं, वो एक बड़ी नया दिशा दी है इस बजट में। तीसरा जो है, जैसे वो जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की बात कर रहे थे, और जैसे अतुल जी ने बताया, नए सेक्टर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ड्रोन्स या ऑटोमेशन, इन सेक्टर्स पे ये भी काम करेगा, तो ये नई टेक्नोलॉजी के द्वारा आएंगे। बजट में 2 और प्रावधान थे जो प्रधानमंत्री ने बात नहीं की थी। जो एक प्रावधान थी कि मेडिकल टेक्नोलॉजीज का एक बड़ा ट्रेनिंग सिस्टम होगा, और दूसरा जो ऐसे अमन अग्रवाल के क्षेत्र में है, जो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में जो नए जो आएंगे, वहाँ पे डिप्लोमाज और सर्टिफिकेशन कोर्स और जो नए फिनटेक और वो नए जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस आ रहे हैं, उसके लिए एक तरीके से ट्रेनिंग आएगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था, और ये PM विश्वकर्मा स्कीम है, जो आर्टिजन्स हैं, जो रूरल एरियाज में जो काम करते हैं, उसको एक तरीके से इंडस्ट्री से लिंक करेंगे और MSMEs के साथ लिंक करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे कि उनकी प्रोडक्ट्स कैसे पूरे देश भर में और विश्व भर में फैल सकते हैं। शुरुआत में प्रधानमंत्री ने डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की थी, DGS का जो चैनल्स आ रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी जो आ रहा है, और एक और जो बजट में एक प्रावधान है, वो जो स्किल का डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसमें से जो जिन्होंने आज तक स्किलिंग की है उनका सारा डेटा आएगा और उनको एक तरीके से एनालाइज किया गया कि उनको आगे क्या स्किलिंग चाहिए, और उनको जो टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या IoT को हो, उनको वो एक तरीके से डिजिटली स्किल करके और नए टेक्नोलॉजी स्किल करके इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाएंगे। इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने काफी कोई सुझाव दिए थे, लेकिन वो आगे जाके चर्चा करेंगे। बिल्कुल, उद्योग उन्मुखी शिक्षा व्यवस्था, व्यवहारिकता, ऐसे शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश की कौशल विकास के जरिए कैसे देश का जो युवा है वो उद्योगों के साथ जुड़े, रोजगार के साथ जुड़े, रोजगार के अवसर मिले। इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ अपने संबोधन में महत्वपूर्ण बातों को कहा। लेकिन नीलिमा जी, एक शिक्षा में सुधार की बात, इस पे भी प्रधानमंत्री जी का जोर खासा था। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की बात कही है, नई शिक्षा नीति भी देश के सामने आ चुकी है। जाहिर सी बात है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार के चलते एक तस्वीर बदल रही है। कैसे बदल रही है यह तस्वीर, और उसका जो हमारे देश की युवा शक्ति है उसे कैसे लाभ हो रहा है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है मनोज जी, और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आज सुबह जो उन्होंने संबोधन दिया, मैंने भी उसको सुना, और उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन, आपका प्रश्न है कि हम कैसे शिक्षा में इसको समाहित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो शिक्षा है, जहाँ पर विश्वविद्यालय अभी तक कहा जाता था कि वो दे आर जस्ट डिग्री प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कंसेप्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया है,
because today we are not talking only about giving mark sheets and degrees, we are also talking about skill development among students. और यही वजह है कि हमारे जो छात्र हैं, आज जैसे हमारा विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह और सागर विश्वविद्यालय में, हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इसको अडॉप्ट करने के साथ साथ हमने स्किल एजुकेशन हर एक पाठ्यक्रम में लागू कर दी है। तो इसके चलते ऐसा अब होगा कि जब हमारे छात्र छात्राएं डिग्री लेकर, एक तरफ उनके हाथ में डिग्री होगी और इसी के साथ उनके हाथ में स्किल भी होगी। तो जब पहले हमारे छात्र छात्राएं डिग्री लेकर नौकरी ढूंढा करते थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ नाउ ओनली बीइंग जॉब सीकर्स, दे कैन आल्सो बिकम जॉब गिवर्स। मुझे बहुत प्रसन्नता कि इस बार का जो बजट आया है वो शिक्षा केंद्रित है, वो स्किल केंद्रित है और इसमें आज जो अनाउंस हुआ कि 1.12 लाख करोड़ are being given for education, it is indeed a welcome sign। और मुझे लगता है कि पूरे शिक्षा जगत में एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि जब भी हम सुना करते थे कि छोटे छोटे देशों में, जैसे मान लीजिए कोरिया हो या इजराइल हो या फॉर दैट मैटर और बड़े कंट्रीज हैं, यूएसए है, चाइना है, उनकी जीडीपी में वो लोग एजुकेशन पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो हमारा बजट आया है उसमें शिक्षा के लिए, क्योंकि ये इस समय जरूरी भी बहुत था, क्योंकि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। So once we are adopting this policy, it is necessary that it should be properly financed also. And on one hand, where we are strengthening education, on the other hand, we are also strengthening skill-based education in our country. तो हमारे जो छात्र छात्राएं अब निकलेंगे विश्वविद्यालय से, उनके हाथ में चाहे छोटा स्किल हो चाहे बड़ा स्किल हो, जैसे हम लोगों ने कम्युनिटी कॉलेज खोल रखा है, उसमें 19 हम लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज अलग से भी कराते हैं। यूजीसी ने एक प्रोग्राम किया स्किल हब का, वो भी यूनिवर्सिटी ने किया, उसमें 30 बच्चों को हम लोगों ने स्किल दे दिया। वी कैन लिंक अप विद एमएसएमई, और नाउ सिंस दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। जी, मैं इस पे अतुल जी से समझना चाहूंगा, जो ये योजना है उसको विस्तार से समझना चाहूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान रूप से खासा जोर दिया गया है। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था को रोजगार उन्मुखी, उद्योग उन्मुखी ये बनाने की लगातार सरकार की कोशिश रही है। लेकिन पीएम विकास योजना, कौशल विकास योजना, अतुल जी, इसकी बार बार बात होती है, चर्चा खूब होती है। जो चौथी योजना है, इसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह से एक बदलाव ला रही है लोगों के जीवन में ये, खासतौर से हमारे युवाओं की जिंदगी में? मनोज जी, ये PMKY का जैसा आपको पता है ये चौथा संस्करण है जी। कहने का मतलब इसके पहले भी इस स्कीम पे काम हो चुका है और गत वर्षों में हमने कम से कम 1,40,00,000 युवाओं को हमने अभी तक उसमें हम स्किलिंग करके दे पाए हैं। इस बार जो हम प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको रीफोकस करके हम जो लेके आए हैं, रीफोकस में 2-3 तरीके से हुई है। पहली बात, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसे इंडस्ट्री के साथ लेके आना, न्यू इंडस्ट्री रोल्स लेके आना, वो एक बात हुई। जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ जोड़ना, ताकि जो स्किलिंग के पश्चात जो युवा हैं वो दे आर मोर एम्प्लॉयबल, दे हैव अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री व्हाटएवर। तीसरा जो पॉइंट जो उन्होंने बहुत बार उल्लेख से आया है वो है इंडस्ट्री डिसाइडेड करिकुलम। तो जिस इंडस्ट्री को जिस तरह के स्किल लोगों की ज़रूरत है, वो स्किल के लिए क्या पढ़ाना चाहिए, उसको पढ़ाने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए और कैसे हम उसको कन्वर्ज कर सकें, इन द सेंस कि उन्होंने कहा है कि स्कूल, कॉलेजेस और बाकी जो संस्थाएं हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल होना चाहिए ताकि हम स्किलिंग करने में हमें सहायता मिल सके। लास्ट पॉइंट आई वुड से दैट इट इज़ अ वेरी टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्किलिंग जी, क्योंकि आप देखेंगे बजट में PMKY 4.0 के साथ साथ स्किल इंडिया डिजिटल पर भी बात कही गई जी। और स्किल इंडिया डिजिटल जो हमारा जो नया पोर्टल जो होगा वो एजुकेशन के साथ लिंक है। मैडम कह रही थी एजुकेशन के साथ लिंक हो रहा है कैसे? जो स्टूडेंट रजिस्ट्री जो बनेगी, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जाएगी, उसी रजिस्ट्री को के आधार पे हमारी स्किलिंग व्यवस्था भी उससे लिंक रहेगी। जो भी हमारे सर्टिफिकेट आएगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे जाएंगे। जो हमारी संस्थाएं, तो ऐसे क्या हो कि एक युवा को अगर उसने एजुकेशन लिया उसमें जो क्रेडिट मिली है, आपको ज्ञात हमने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भी लेके आए और UGC इसको अभी एक नोटिफाई करने वाली भी है।
और इसका हमने सारी जगहों में जाके हमने इनका वर्क स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी किया, उनकी ओपिनियन भी ली। तो ये सारी, इससे क्या होगा कि एजुकेशन और स्किलिंग जैसे मैडम करें, दोनों को साथ साथ लेने का फ़ायदा होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने ITI स्किलिंग की है या शॉर्ट टर्म स्किलिंग की है, पहले इसका सर्टिफिकेट अलावा कोई वैल्यू नहीं रहती जी। अब क्या होगा, उसके साथ उसको एक क्रेडिट भी मिलेगा और जो मैं एजुकेशन ले रहा हूँ उसको भी क्रेडिट मिलेगा। दोनों को जोड़ के, दोनों को समानांतर रखते हुए क्रेडिट व्यवस्था लाने से क्या होगा कि एक लेवल पर आके मैं उस क्रेडिट बेसिस पे आधार पे मैं हायर एजुकेशन में जा सकता हूँ या हायर स्किलिंग में जा सकता हूँ। तो ये आधारभूत व्यवस्था जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत रखी गई है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया गया है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जी, जिसमें स्कूली शिक्षा में भी कैसे हम वोकेशनल एजुकेशन को लेके आएँ, हायर एजुकेशन हम कैसे लेके आएँ। उस पर UGC ने ऑलरेडी एक 2020 में उन्होंने इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री कोर्सेज के बारे में उन्होंने गाइडलाइंस निकाली है। बट मैं इनसे प्रोफेसर साहब से कहूँगा, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप अलग अलग चीज़ें हैं। अप्रेंटिसशिप इज़ रूल्ड बाय द अप्रेंटिसशिप एक्ट। इंटर्नशिप के लिए ऐसा कोई मापदंड, ऐसा कोई रूल एक्ट नहीं है। बट दोनों, इंटर्नशिप का मतलब हो गया जो पढ़ाई के साथ साथ जो छुट्टियाँ आई जी, उसमें बच्चों ने कुछ सीखा। अप्रेंटिसशिप का मतलब हुआ है कि वो डिग्री कोर्स ऐसा बने जिसमें ये प्रैक्टिकल एजुकेशन का भी क्रेडिट मिले और जो आपके टोटल क्रेडिट सिस्टम में लिंक हो, उसको हम अप्रेंटिसशिप सिस्टम करना चाहेंगे। तो मैं कहूँगा कि अभी जो हमारी जो PMKY 4.0 है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाना, करिकुलम रीडिज़ाइन करना, नए एज रोल लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करना और स्किल या डिजिटल लाना, ये मुख्य बिंदु होंगे जिसमें ये काफ़ी परिवर्तनकारी होगा। जी। और देखने को भी मिल रहा है कि अगर इनोवेशंस की मैं बात करूं, शोध की बात की जाए तो बड़ा एक बदलाव देखने को देश में मिल रहा है। पिछले 8 वर्षों में पेटेंट की संख्या में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। यूनिकॉर्न की अगर बात की जाए तो वो 100 के पार हुआ है। स्टार्टअप में भी बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिल रहा है। अमन जी, इस मुद्दे पे क्या कहना है? क्योंकि बात इनोवेशंस की है, इनोवेशन होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, युवा मजबूत होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे अतुल जी कह रहे थे, ये लर्निंग कर्व की बात है कि जो हम लर्निंग कैपेसिटी है बच्चे की वो कैसे बनाएं। देखिए, एक चीज़ है उसको डिग्री देना है, डिग्री दे के आगे वो जॉब करे, GDP में ग्रोथ करे, देश की तरक्की में ग्रोथ करे, वो एक चीज़ होती है। पर आगे कैसे बढ़े उसके अंदर और उसकी क्षमता कैसे बढ़े, वो बहुत ज़रूरी है। इस सरकार ने 2014 से और पिछले 2-3 सालों में बजट के दौरान और बाकी जो प्रोग्राम लॉन्च किए उन्होंने, उसमें कोशिश की कि कैसे हम बच्चे को एम्पावर करें। एम्पावर ऐसे है कि जो पौधा बनाया जाता है, पौधा लगा दिया आपने, कॉम्प्लें आई, तो उसमें खाद है, एनवायरनमेंट है, वो कैसा एनवायरनमेंट पढ़े। आज जो बच्चा जब पढ़ता है, चाहे वो इंटर्नशिप करे, अप्रेंटिसशिप करे, ऑन जॉब ट्रेनिंग करे, उसकी जो है नसों, जो दिमाग की नसें हैं वो खुलती हैं। वो कहती हैं मैं ये किसी के लिए करूं, मैं अपने लिए भी कर सकता हूं, मैं व्यवसाय आज भी खोल सकता हूं पढ़ते पढ़ते। तो इसके अंदर उनको फिर फंडिंग की जरूरत पड़ती है, वो स्टार्टअप के दौरान से भी आती है, MSME फंडिंग भी मिलती है, उसके थ्रू भी आती है बैंकों के माध्यम से, और भी बहुत सारे फंडिंग सोर्सेज सरकार ने खोले हैं। सरकार की स्कीम्स हैं जिसके अंदर आप बच्चे अप्लाई करके ले सकते हैं, तो अपने आइडिया को बड़ा पौधा बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो जब तक वो आगे निकलेंगे पढ़ के, डिग्री मिलेगी उनको, तो वो सिर्फ एक एम्प्लॉयबल नहीं होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग भी होंगे। बिल्कुल। ये दिलीप जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि मुद्दा स्टार्टअप का है और एक बड़ा बदलाव दिखाता है कि कैसे युवाओं के जीवन में बदलाव आ रहा है। 2014 में देश में 720 स्टार्टअप थे और 2023 में अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो 80,000 के पार। यह बड़ा आंकड़ा बदलाव की तस्वीर पेश करता है। आप कैसे इस बदलाव को देख रहे हैं? इसमें, इस बदलाव में जो स्टार्टअप्स की बदलाव है उसमें कई पहलू सामने आते हैं। पहले जो है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो स्टार्टअप्स होते थे वो केवल मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों में एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड रहते थे। आज आप देखें तो Tier 2, और अगर आप कोई स्टार्टअप इंडिया का डेटा देखें तो हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडिया में एक स्टार्टअप शुरू हो गया। दूसरा, अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स जो पहले थे बड़े फोकस रहते थे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन या ऐसे कुछ चीज़ों थे, और वो टेक्नोलॉजी भी बैंगलोर या बॉम्बे या दिल्ली या NCR में शामिल थी। जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं वो भी देश भर के कोने कोने में एक तरीके से देंगे। तो अगर आप देखें, कई प्रोग्राम आते हैं जिसमें स्टार्टअप्स पेश करते हैं अपने वक्त, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और सबसे अच्छी बात है, और प्रोफेसर साहब को, दोनों प्रोफेसर्स को बहुत खुशी होगी कि ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं ये बड़े IITs और IIM से नहीं आ रहे हैं, ये Tier 3, Tier 2 छोटे छोटे यूनिवर्सिटी से भी आ रहे हैं। बिल्कुल। और
बिल्कुल दिलीप जी, क्योंकि मेरे पास समय का भी अभाव है और जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देश की युवा शक्ति की हम बात कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा शक्ति हमारे यहाँ है, बड़ी आबादी हमारे यहाँ है। जाहिर सी बात है, शिक्षा और कौशल विकास के जरिए सरकार एक बड़ा बदलाव लाना चाह रही है और वो दिख भी रहा है आंकड़ों के जरिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज के नौजवान को मातृभाषा के जरिए ही शिक्षा और कौशल विकास के जरिए रोजगार के रास्ते पर लाने की कोशिश हो रही है। उद्योग से जोड़ा जा रहा है, व्यवहारिक शिक्षा दी जा रही है नई शिक्षा नीति के द्वारा। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।